Hello everyone, I am Dr. Nupur and in this video we are going to discuss about the role of the essential nutrient elements. जैसा कि अपन ने पढ़ा था अपने previous lecture में essential elements क्या हैं which are essential for the growth and the development of the plants. तो ये कोई ना कोई role perform करते हैं plant के अंदर. That's why they are essential और इनका absence क्या होगा, it will have effect on the plant which will appear in the form of the deficiency symptom. So यहाँ पर हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के रोल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द रोल ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी हम स्टार्ट करते हैं विद द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है इट इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट. वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन जो कि प्लांट को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. And it can be absorbed by the plant mostly in the form of nitrate but can also be taken up in the form of nitrite or ammonium ions. Clear? तो यहाँ मैंने लिखा है absorbed mainly as nitrate though some also taken up as nitrite or ammonium ions. तो मेनली ये जो अब्जॉर्ब होगा वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है लेकिन नाइट्राइट और अमोनियम आयंस के फॉर्म में भी ये अब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय द प्लांट्स. इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था. Then it is required by all the parts of the plant, particularly the meristematic tissues. Meristematic tissues कौन से tissues हैं? Which shows active cell division. And metabolically active cells. जो metabolically active cells हैं वहाँ पर भी नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए. It is the major constituent of the proteins, the nucleic acids, vitamins and the hormones. इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में जो है नाइट्रोजन मौजूद रहता है. सो दिस वॉज अबाउट द नाइट्रोजन. जब हम बात करते हैं सेकेंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की दैट इज फॉस्फोरस. देखिए फॉस्फोरस की जब हम बात करेंगे तो इट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस. फॉस्फेट आयंस के रूप में जो है इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट. Now, जो phosphorus है it is an important constituent of the cell membrane. If you remember, cell membrane में क्या मौजूद होते हैं? Phospholipids. Phospholipids की बनी होती है, लिपिड की बाय लेयर मिलती है. तो ये phospholipids क्या हैं? Derived lipids हैं जिसके अंदर जो एक फैटी एसिड चेन है इट इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फेट ग्रुप. क्या? तो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. एनर्जी रिच कंपाउंड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज द एटीपी. तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर भी क्या मौजूद है? फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. सर्टन प्रोटीन्स, प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन में भी फॉस्फोरस का यूज होगा. जहां भी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फॉस्फोराइलेशन, तो जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है उसमें किसका रिक्वायरमेंट होगा? फॉस्फोरस का. फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट. Even the synthesis of ATP is also a type of phosphorylation reaction in which ADP plus inorganic phosphate will lead to the formation of the ATP, that is the energy currency of the cell. So it is also a type of phosphorylation reaction. Clear? Then phosphorus is also an important component of all the nucleic acid. DNA हो गया, RNA हो गया, ये किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं. और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर दैट कैन बी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर एंड द फॉस्फेट. सो चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है इन दोनों के अंदर ही फॉस्फोरस मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉस्फोरस. क्लियर? तो फॉस्फोरस में हमने क्या देखा? इट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस एज डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट. Important constituent of the cell membrane, it is present in the form of phospholipids. Certain proteins, protein के phosphorylation में भी ये helpful है and all nucleic acid and nucleotides.
Then it is required for the phosphorylation reaction. What are phosphorylation reaction? That is the addition of the phosphate is technically known as the phosphorylation reaction. Formation of ATP, that is adenosine triphosphate from adenosine diphosphate and inorganic phosphate, is also a type of phosphorylation reaction. So after that we'll move to the third macronutrient, that is the potassium. पोटेशियम की जब हम बात करते हैं तो पोटेशियम जो है इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस. पोटेशियम आयंस के रूप में जो ये है अब्सॉर्ब किया जाता है बाय द plants and it is required in the abundant quantities. abundant quantities मतलब ज़्यादा quantities में इसकी ज़रूरत पड़ती है. किसके लिए? For the मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज. इनके अंदर जो होगा इसका अबंडेंट क्वांटिटी होना ज़रूरी है. बड्स हो गई, लीव्स हो गई एंड रूट टिप्स हो गई. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पोटेशियम आयंस. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है दैट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस. अब एनायंस क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयंस. कैटायंस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस. सो इनको ये बैलेंस करके रखता है. सेकेंड आता है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. देखिए हम आगे बात करेंगे जब हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे जो plants हैं they absorb the nitrate, okay, and it reaches to the aerial parts of the plant where it gets converted into the proteins. तो ये जो nitrate का जो absorption है through the roots उसमें कौन help करता है? potassium ions. And it also helps in the transport of material to and away from the site of protein synthesis. Then आता है opening and closing of stomata. अपन ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम आयन थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय लेविट. आई एक्सप्लेन्ड यू इन द लेक्चर ऑफ ट्रांसपिरेशन इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ओके, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था जो पोटेशियम आयंस हैं दे आर एक्सचेंज फॉर द प्रोटॉन्स. एज अ रिजल्ट जो है इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. ठीक है. अब जब पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, पानी अंदर की तरफ आएगा, जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट द स्टोमेटा ओपन्स. तो ये जो पोटेशियम आयंस हैं दे विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. तो आपका ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है यहाँ पर, दैट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द cells. Clear? It also help in the activation of enzymes. बहुत से enzymes जो हैं they are activated by means of the potassium ions. सबसे common example में मैं आपको बताती हूँ that is the formation of ATP. That is ATP synthase enzyme को जो trigger करता है वो कौन करता है? potassium ions. So that was all about the macronutrient nitrogen, phosphorus and the potassium. Now in continuation with the role of the macronutrients, we'll study about the role of calcium. देखिए कैल्शियम जो अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के थ्रू इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस के रूप में जो है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है. Then it is required by the meristematic and the differentiating tissues. Meristematic tissues तो कौन से हो गए? जैसा मैंने आपको बताया था जो actively dividing है. और differentiating कौन से हो गए? जो कि mature हो रहे हैं. ठीक है. Then फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द सेल डिविजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल के सिंथेसिस में जो है कैल्शियम आयंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, पर्टिकुलरली इन द सिंथेसिस ऑफ द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की. क्लियर? Then it also help in the formation of the mitotic spindle. Spindle जो बनती है during the cell division that is formed in the presence of the calcium ions. Then it also accumulates in the older leaves. Older leaves में accumulate हो जाता है क्योंकि ये कैसा है कैल्शियम? It is immobile. ये move नहीं कर सकता है इसलिए older leaves के अंदर इसका accumulation देखने को मिलता है. Then
इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये मेंटेन करता है। इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है ये रेगुलेट करेगा। एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट सर्टन एंजाइम्स विच आर रिलेटेड टू द क्रोमोसोम फॉर्मेशन. Besides it also help in the activation of enzyme like phospholipase. Then अपन बात करते हैं आफ्टर दिस मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है इट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एज अ मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम आयन के रूप में ये अब्सॉर्ब होता है जो कि एक डाइवेलेंट आयन है. क्लियर. इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मैग्नीशियम आयन एक्टिवेट करता है रुबिस्को एंड पेप्केस विच आर द मेन एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर. देन रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इट हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड पायरुवेट काइनेस. ये आपको और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल स्टडी दीज चैप्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पोर्फायरिन रिंग मौजूद होती है जिसके अंदर मैग्नीशियम देखने को मिलता है. देन इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर. राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. दिस वी हैव स्टडीड इन साइटोलॉजी व्हेन वी हैव स्टडीड द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. वहाँ हमने जब राइबोसोम पढ़ा था वहाँ हमने ये स्टडी भी करा था कि जो 2 सब यूनिट्स हैं राइबोसोम के, वेदर इट इज 70S राइबोसोम और वेदर इट इज द 80S राइबोसोम्स, हर एक राइबोसोम किससे मिलकर बनता है? 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है. एंड दीज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द इंटैक्ट राइबोसोम एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और उसके लिए एक पर्टिकुलर मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है. और आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि कितना मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, 0.001 m. क्लियर. इस पे 2 सब यूनिट्स जो होंगे दे join together to form the intact ribosome at the time of protein synthesis. So that was about the magnesium. Then हम बात करते हैं about the next macronutrient that is the sulfur. Sulfur जो होता है it is absorbed by the plants as the sulfate ions. Sulfur is the important constituent of 2 amino acids that is the cysteine and the methionine. इनके अंदर जो है सल्फर देखने को मिलता है. Then it is also the constituent of several coenzymes, vitamins. Vitamins में किसके अंदर सल्फर पाया जाता है? थायमीन that is vitamin B1 and biotin that is vitamin B7. कोएंजाइम A के अंदर भी सल्फर देखने को मिलता है. एंड फेरेडॉक्सिन इज आयरन सल्फर प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फेरेडॉक्सिन. सो आयरन इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर आयरन इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं? फेरेडॉक्सिन. क्लियर. इसको हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. वहां पर आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 दैट इज द फेरेडॉक्सिन. क्लियर. सो दैट वाज अबाउट द रोल ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. तो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. अपन ने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे हैं? वी हैव स्टडीड अबाउट द कैल्शियम. कैल्शियम किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है? प्लांट्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस जो हैं इट इज़ मेनली रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक एंड द डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज. फंक्शंस में सबसे पहला आता है ड्यूरिंग द सेल डिविजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, पर्टिकुलरली द मिडल लैमेला. यानी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मिडल लैमेला का फॉर्मेशन नहीं होगा. सेल डिविजन के दौरान ये माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है. इसके अलावा इट एक्यूमुलेट्स इन द ओल्डर लीव्स. ओल्डर लीव्स के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है क्योंकि कैल्शियम आयंस जो हैं दे आर इमोबाइल, दे आर नॉट मोबाइल. नहीं तो जनरली क्या होता है ड्यूरिंग द सेनेसेंस और द एजिंग ऑफ द लीव्स, जैसे जैसे एजिंग होती है लीव्स में तो जो न्यूट्रिएंट्स है दे विल मूव फ्रॉम द ओल्डर टू द यंग पार्ट्स. क्लियर. लेकिन जो कैल्शियम है क्योंकि ये इमोबाइल है, इट इज़ नॉट मोबाइल, इसीलिए ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? ओल्डर लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है.
और इसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ द यंग लीव्स। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ये मेंटेन करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Okay, it activates certain enzymes, particularly the enzymes which are involved in the chromosome formation and also in the phospholipase enzyme. Then मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट आयंस, दैट इज द मैग्नीशियम आयंस. It plays an important role in the activation of enzymes of photosynthesis and respiration. Photosynthesis के अंदर particularly the Rubisco and Pepcase enzyme, and in respiration activation of enzyme में ये help करेगा for hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. Also one thing you have to remember, it also helps in the synthesis of DNA and RNA. Synthesis of DNA and RNA. DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है, जीनोमिक स्टेबिलिटी को ये बनाए रखता है. क्लियर? Then it is an important constituent of the ring structure of the chlorophyll. Chlorophyll के अंदर जो porphyrin ring होती है उसके अंदर मैग्नीशियम मिलता है, and magnesium is also helpful to maintain the ribosome structure. यानी जो दो सब यूनिट्स हैं they join together to form the intact ribosome at a particular magnesium ion concentration at the time of protein synthesis. Next हम बात करते हैं about the sulfur. It is absorbed by the plants in the form of sulfate ions. सल्फेट आयंस के रूप में जो है प्लांट्स इसको अब्जॉर्ब करते हैं. सल्फर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द टू अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टीन एंड मीथियोनिन. इस पे क्वेश्चन आ जाता है, विच टू अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द सल्फर. किसके अंदर सल्फर पाया जाता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड द मीथियोनिन. इसके अलावा बहुत से कोएंजाइम्स के अंदर मिलता है, विटामिन्स के अंदर मिलता है, जैसे कि थायमीन दैट इज विटामिन B1 एंड बायोटिन दैट इज विटामिन B7. कोएंजाइम ए के अंदर भी सल्फर देखने को मिलेगा. इसके अलावा फेरेडॉक्सिन के अंदर भी सल्फर पाया जाता है, बिकॉज फेरेडॉक्सिन क्या है? बेसिकली आयरन सल्फर proteins that are involved in the redox reactions. So that was all about the role of the macronutrients in the plants.